देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात का अंधेरा और जोरों से चिल्लाता हुआ ये सन्नाटा। हाईवे के दाएं तरफ एक बड़ा सा तालाब सटा हुआ था। बाइक की स्पीड इस दौरान बेहद ज़्यादा थी और इससे पहले कि मेरी बाइक थोड़ा और आगे बढ़ पाती कि अचानक ही किसी ने अपना काला काला हाथ बाइक की हेडलाइट के सामने दिखाया। एक पल के लिए मैं दंग रह गया। तभी मैं अपनी बाइक से नीचे उतर गया क्योंकि उस वक्त मेरी बाइक के पीछे वाली लाइट टूट चुकी थी या फिर मुझे कुछ ऐसी ही कोई आवाज़ आई थी और मैं यही सब देखने के लिए नीचे उतरा था। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। दोस्तों, आज की कहानी जो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे डरावना और मशहूर किस्सा है, तो आइए जानते इस कहानी को और भी करीब से। वैसे तो कुछ लोग इस कहानी को सिर्फ एक भ्रम मानते हैं या फिर बनावटी कहानी मानते हैं, लेकिन जिनके साथ ये छोटे मोटे हादसे होते हैं वही इन हादसों के बारे में समझ सकते हैं या फिर इन चीज़ों का एहसास कर सकते हैं। दोस्तों, एक शाम मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद अपने घर लौट रहा था। काफ़ी दिनों से मेरे दोस्त अनुज की तबीयत बिगड़ी हुई थी और अपने दोस्त की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर मैं उससे मिलने गया। उसके घर में टाइम बिताते हुए मुझे ये पता ही नहीं चला कि आखिर कब शाम हो गई और जैसे ही मुझे लगने लगा कि अब अंधेरा होने वाला है तो मैं अपनी बाइक लेकर घर की तरफ चल पड़ा। वैसे तो रास्ता बड़ा ही रहस्यमय माना जाता था। लोगों के अनुसार तो इस रास्ते से कभी भी रात के दौरान कोई भी सफ़र तय नहीं करता क्योंकि इस रास्ते के ऊपर कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें वास करती हैं जो वाकई बहुत खतरनाक हैं। जब मैं अनुज के घर से वापस लौट ही रहा था कि अनुज मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाते बोला, भाई देर रात होने वाली है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अनुज का गुस्सा भी जायज़ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर भी कोई नुकसान का बादल फूट जाए, लेकिन मैं कहाँ उसकी बातों को स्वीकार करने वाला था। मैंने उसकी बातों को अनसुना करते हुए किसी तरह उसे आश्वासन दिलवाया कि मैं बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से निकल जाऊँगा और फिर मैंने वैसा ही किया। मैं वहाँ से आसानी से निकल तो गया, लेकिन जब तक मैं हाईवे पर चढ़ा तो उसके कच्चे रास्ते ने मेरा काफ़ी वक्त काट लिया। दरअसल उसका घर उसके गांव से थोड़ी दूरी पर पड़ता है। हाईवे पर चढ़ते ही मुझे शाम के 7:30 बज चुके थे और जैसा कि सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में 7:30 बजते ही अंधेरा अपनी चरम सीमा को लांघ चुका होता है। जोरदार अंधेरा और चारों तरफ चिल्लाता हुआ ये सन्नाटा आज मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। जहाँ मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नाम भी अच्छा नहीं लगता था तो मेरे दिल में भय पैदा होने लगा, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक को ड्राइव करने में था। अभी मैं थोड़ा दूर और आगे पहुंचा ही था कि मुझे हाईवे के बीचों बीच कोई दिखाई दिया और उसी दौरान मुझे अपनी बाइक के पीछे से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई दी और जब सामने देखा तो कोई अपना हाथ दिखा रहा था। आवाज़ के सुनते ही मैंने बाइक को साइड में लगाया और जैसे ही मेरी बाइक साइड में लगी तो मुझे ज़ोर ज़ोर से सड़क के ऊपर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। यह एक कुत्ता नहीं था बल्कि कुत्तों का पूरा झुंड मौजूद था। मैंने अपनी बाइक की चाबी घुमाई और उसे स्टार्ट करते हुए हेडलाइट से चारों तरफ देखने लगा। मुझे वहाँ 3 से 4 कुत्ते नज़र आ रहे थे जो सड़क के बगल में देखकर ज़ोरों से भौंके जा रहे थे। पहले तो मुझे उन कुत्तों के रोने की आवाज़ आई थी और अब उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। शायद वहाँ कोई तो था जिसका मुझे कुछ देर पहले काला काला हाथ भी दिखा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस हाथ को देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। एक तो वो हाथ मुझे बार बार हाईवे के बीचों बीच दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ से मुझे उस हाईवे के ऊपर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ने थोड़ा सा हिला दिया था। लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए अपनी बाइक पर वापस से बैठ गया क्योंकि बाइक पूरी तरह से ठीक थी। इससे पहले कि मैं अपनी बाइक पर बैठ पाता मुझे उस हाईवे के बीचों बीच एक मासूम सी बच्ची दिखाई दी जिसका चेहरा बड़ा ही मासूम था और मैं उस बच्ची को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया। पता नहीं मेरे दिल में अपने आप ही ऐसी फीलिंग कैसे पड़ने लगी कि मेरे कदम उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगे और अब मेरे बीच में जो आने वाला था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं उस बच्ची के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते हुए पूछने लगा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है और तुम्हारे पापा भी कहीं नहीं है और इतनी रात को तुम सुनसान हाईवे पर कैसे पहुंच गई? दोस्तों, मेरी ये बात सुनकर उस बच्ची का चेहरा दुख में डूब गया। शायद उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे तो ऐसा ही आभास हुआ
फिर उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे मम्मी और पापा मुझे छोड़कर वहाँ जा चुके हैं और वो मुझसे हमेशा मिलने आते हैं, क्योंकि अब मैं भी उनके पास जाने वाली हूँ। बस कुछ ही दिनों के बाद मैं इस हाईवे को छोड़ दूँगी। लेकिन इतने में ही वो सारे कुत्ते मुझे और उस बच्ची को चारों तरफ से घेरने लगे। शायद अब वो हमें काटने वाले थे, लेकिन मैंने किसी तरह उन कुत्तों को वहाँ से भगा दिया। फिर मैं उस बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि उसकी जान पर कोई खतरा न मंडराए। इसी बीच मुझे ऐसा आभास होने लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी छुड़ा तक नहीं पाया, और वो मुझे पीछे की तरफ धकेलने लगा। दोस्तों, ऐसे मौके पर हमें कोई ना कोई कदम तो अवश्य उठाना चाहिए, वरना वो ताकत हमारे ऊपर कभी भी हावी हो सकती है। और इस बात में कोई भी दौरा नहीं था कि वह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिसका मुझे आवाज़ तो हो रहा था, लेकिन वो अदृश्य थी। पर वो बच्ची हल्की सी आवाज़ में बोले, मम्मी इसका हाथ छोड़ दो, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। उस बच्ची के मुंह से निकले ये लफ्ज़ बड़े ही शानदार लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई तो ऐसा था जो उस बच्ची को अच्छी तरह जानता था। या तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मी ही थी, या फिर कोई और जो उसका बेहद करीबी था। मेरा हाथ लगातार कसता जा रहा था। मेरे हाथ में खून इकट्ठा हो चुका था और अब मुझे ज़ोरों से दर्द होने लगा। उस वक्त मैं सिर्फ चिल्ला सकता था, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और वो एक ऐसा समय था जब मैं उस बच्ची को छोड़कर अपनी जान बचा सकता था। जब मुझे लगा कि अब इस बच्चे की वजह से मैं अपने प्राण गंवा दूंगा, तो मैं बिना अपना समय गंवाए चुपचाप अपनी बाइक पर बैठ गया। लेकिन वो हाथ अभी भी मेरे हाथ में धंसता जा रहा था। मैंने अपने हाथ को काफ़ी बार इधर उधर हटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब मुझे लगने लगा था कि अवश्य मेरा हाथ किसी बुरी शक्ति के चंगुल में है। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभाल पाता कि मेरी बाइक धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी, और उस सड़क पर गिरने की वजह से मेरे घुटने छिल गए। मेरी चोट इतनी गंभीर तो नहीं थी, लेकिन इसमें जलन काफ़ी हो रही थी। इस बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसके कदम कदम पर मौत का मंजिल लिखा हुआ था, और मैं अपने हर कदम को सावधानी से रखने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन हर कदम पर मुसीबतें तैयार ही रहती। मैं उस छोटी और मासूम सी बच्ची को लेकर किसी ऐसी जगह पर पहुंचने की कोशिश में था जहां कोई नहीं रहता, लेकिन उस बच्ची की वजह से बात मेरी जान पर आ चुकी थी। मेरे बाइक के गिरने के बाद अब मेरी उम्मीद भी टूटने लगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद अब मैं इस जगह से अपनी जान बचाकर नहीं निकल पाऊंगा और मेरी लाश यहीं दफना दी जाएगी। दोस्तों, इतने में उस बच्ची का आकार अपने आप ही बड़ा होने लगा, और उसके शरीर में होने वाले इस बदलाव को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मुझे इस चीज़ पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी बाइक को एक बार फिर उठाया और उसे स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरी बाइक अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगा ताकि मेरे ऊपर कोई खतरा ना रह सके। तभी मैं पीछे मुड़ा और अपने जख्मों के साथ वहाँ से भागने लगा। इस वक्त मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, और एक इंसान के घुटने से बहुत खून बह रहा हो तो उसके लिए लंबी दौड़ करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब बात ज़िंदगी पर आ जाए तो उसे मजबूरन ऐसा ही करना पड़ता है। तो मैं लगातार भागता रहा, और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा, और उस मंदिर को देखते ही मेरे दिल में उम्मीदों ने एक लगाव सा खड़ा कर दिया। मैं अपने पाँव को और भी तेज़ गति से आगे बढ़ाने लगा, और किसी तरह उस मंदिर के पास पहुंचने में मैं कामयाब हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही मुझे एक राहत की सांस मिली, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास था कि इस दिव्य मंदिर के पास कोई भी बुरी आत्मा या फिर बुरी शक्तियाँ मंडराने में सक्षम नहीं है, और मैं एक सुरक्षित स्थान पर हूँ। किसी ताश के पत्तों की भांति बिखरी हुई मेरी सांसें अब धीरे धीरे एकजुट होने लगी। धीरे धीरे मैं अपनी सांसों को वापस से बांधने लगा और अपनी ज़िंदगी बचाने का शुक्र अदा करने लगा। इस समय मैं भगवान के मंदिर में था, जो शायद माँ दुर्गा का मंदिर था। मैं माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा खौफनाक मंजर मुझे दोबारा देखना ना पड़े। फिर मुझे वही बच्ची मंदिर के बाहर खड़ी नजर आई, और इस बार वो बच्ची एक हल्की सी मुस्कान देते हुए वहाँ से गायब हो गई, और मुझे विश्वास हुआ कि असल में वो बच्ची एक अच्छी लड़की थी, लेकिन शायद अब उसकी भी मौत हो चुकी है।
और दोस्तों आज भी जब मुझे उस बच्चे की याद आती है तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।